फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो हमारा होने वाला है मैथ गणित के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर किस तरह के क्वेश्चन को आज मैंने अपनी वीडियो में इंक्लूड किया है। इन्हें हम एक खास ट्रिक की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन के आंसर तक जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरा पार्ट 11 है। इससे पहले मेरे जो है मैथ गणित के ऊपर पार्ट 10 आ चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो इस तरह के क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेट के ऊपर, तो आप जो है वहाँ से चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ, अंत तक आपको हर चीज़ क्लियर बेसिक तरीके से समझ में आने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अब पहला क्वेश्चन गिवन है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी चल रही है। उसे 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में लगने वाला समय हमें बताना है। हाँ जी होगा। हाँ जी, यहाँ पे आप देखो, इस समय दूरी चाल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि D=ST होता है। अब हमें फाइंड क्या करना है, पहले ये भी आप देख लीजिए। T= हमें फाइंड करना है, मतलब हमें जो है D, अब देखो, और S की ज़रूरत है। अब D क्या है, मतलब D वो होता है, देखो क्या कह रहा है कि जो रेलगाड़ी है वो एक लंबे पुल को, मतलब इससे ये पुल है, ठीक है, इसे, और रेलगाड़ी जो है यहाँ से आई है, इसे पार कर गई है, मतलब वो यहाँ तक आ चुकी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और इसे जब जो जुड़ जाएगी तभी तो जो है इसे पार कर पाएगी। समझ गए आप। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, जो टोटल जो दूरी होगी मतलब उसको चलने में, तो D मतलब क्या आएगी 110 प्लस, हाँ जी, कितना मीटर लंबा पुल है, 110 प्लस 132 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये है क्या है हमारे पास मीटर, ये भी मीटर, अब ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को हमें जो है मीटर प्रति सेकंड में बनाना होगा। तो उसे बनाने के लिए हम गुणा करते हैं 5/18 से। अब बस इसको कर लेते हैं यहाँ पे, हाँ जी, सोल्व। तो 5/18 मतलब कि इसके 18 दूनी 36, ये हो जाएगा हमारा, हाँ जी, ऊपर है 242 हो जाएगा और नीचे हमारे पास 5 दूनी 10। अब बस इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा आंसर 24.2। जैसा कि आप देख पा रहे हो ऑप्शन 2 हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, 3 वृत्त हैं जिनके केंद्र ABC हैं, परस्पर एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। यदि AB यहाँ पे जो है 5 हो, BC 7 हो और CA 6 हो सेंटीमीटर हो, तो एक केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या हमें बतानी है। हाँ जी, देखो क्या कह रहा है और क्या हमें करना है। देखो ये आप देख लो, यहाँ पे क्या करना है, 3 वृत्त उसने दे दिए हैं। अब 3 वृत्त मतलब ये हैं, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं बाह्यतः स्पर्श करते हैं। हाँ जी, AB जो है ये A हो गया, ये B और इधर से C, मतलब ये जो है यहाँ पे जुड़ चुके हैं। अब देखो ये A है, ये B है और ये हमारा C है। फिर क्या कह रहा है, AB जो है 5 है, ये पूरी उसकी जो है 5 है, ठीक है। फिर BC जो है 7 बोल रहा है और CA जो है 6 बोल रहा है। तो एक केंद्र वाले, हाँ जी, इसकी जो है हमें त्रिज्या बतानी है, एक केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या हमें बतानी है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले हम मान लेते हैं इस वाले वृत्त के केंद्र की त्रिज्या क्या है, R1 है, इसकी क्या है R2 है और इसकी क्या है हमारे पास R3 है, ठीक है। समझ गए आप क्या करना है। अब देखो R1 प्लस R2 यहाँ से और यहाँ से, R1 प्लस R2 कितनी होगी हमारे पास, हाँ जी, आपको पता ही है, जैसे कि उसने गिवन है 6 है, R1 प्लस R2 यहाँ पे 6 है। दूसरी हमारे पास क्या है, R3 प्लस R2 यहाँ पे 7 है, ठीक है। और थर्ड हमारे पास क्या है, R1 प्लस R3 हमारे पास क्या है 5 है। अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो आप मुझे बताओ क्या निकलने वाला है। 2R1 होंगे हमारे पास, 2R2 होंगे हमारे पास और 2R3 हो जाएंगे और इधर से इन तीनों का जोड़ हो जाएगा। समझ गए आप। अब देखो 2 हमारा जो है कॉमन आ जाएगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, हाँ जी, ये गिवन है हमारे पास कितना, तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 12 और 6, ये हो गया 18। तो ये हमारा 18 हो गया, 2 से इसे काट लेंगे, मतलब कि R1 प्लस R2 प्लस R3 हमारे पास कितनी है, 9 हो चुकी है। लेकिन अब देखो हमारे पास, देखो मुझे क्या निकालना है, एक केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या जो कि मैंने मानी थी R1, ठीक है। अगर मुझे ये मिल जाए और मैं इसमें से माइनस कर दूं तो मेरा जो है R1 निकल जाएगा। तो हम जानते हैं, देखो R2 प्लस R3, अभी हमारे पास जो कौन सी इक्वेशन थी, R2 प्लस R3 हमारे पास कितनी थी, 7। तो इस तरह से हम जो है इसकी वैल्यू को, हाँ जी, R2 प्लस R3 की यहाँ पे हम रख सकते हैं और R1 की वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या निकलने वाला है, R1 हमारा निकलेगा कितना, 9 में से हम जो है इस 7 को माइनस कर देंगे तो R1 हमारा निकल जाएगा, हाँ जी, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे जो है आपका आ चुका है। 2 सेंटीमीटर जो है एक केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। उम्मीद करूँगी ये जो है आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण, हाँ जी, 10 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप हमें बताना है। देखो समचतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ पे समचतुर्भुज कैसे होता है, ये होता है मतलब जिसकी भुजाएं जो है चारों की चारों समान हो। क्या कह रहा है, इसका जो विकर्ण है
वे क्या है 10 सेंटीमीटर है और जो ये 24 है, ये वाला हमारा जो है 24 है हम मान लेते हैं, और ये वाला हमारा क्या है 10 है। अब देखो तो ये 10 है। देखो आपको पता होगा समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वे आपस में जो है 90 पर काटते हैं। तो यहाँ पे जो है मतलब कि ये जो है 90 पर काटेंगे। अब ये पूरा 10 था, ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला 5 हो जाएगा ना, और ये वाला हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, आधा कर लेंगे, ठीक है। अब 12 और 5 आपका निकल चुका है, तो ये वाली आप जो है निकाल सकते हो आराम से पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये वाला हमारा जो निकल जाएगा वो कितना हो जाएगा, जब मैं ऐसा इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे जो है इसका परिमाप बताना है। परिमाप बताने के देखो आपको क्वेश्चन में देखते हो आप जो है पहले दिए देख लो कि आपको निकालना क्या है, फिर उसके अनुसार आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। अब आपको निकालना है परिमाप। परिमाप कैसे आएगा, देखो उल्टा चलना शुरू कर दो। परिमाप तब आ जाएगा जब मुझे जो है भुजाएं पता चल जाएंगी, मतलब कि देखो क्योंकि चारों भुजाएं जो है बराबर होती हैं, तो मैं जो है परिमाप निकाल दूंगी 4a करके, ठीक है। हम मान लेते हैं जो इसकी क्या है साइड है, ठीक है। अब तो एक साइड यहाँ पे जो है इसकी निकल जाएगी, तो मेरा जो है परिमाप भी निकल जाएगा 4 की गुणा करने के बाद। तो यहाँ पे हम इसलिए जो है इसको फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कई बार जो है क्वेश्चन में पता नहीं चलता कि हमें करना क्या है, तो आपको जो है हर चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप पता चलनी शुरू हो जाएगी। तो आप परिमाप हम इसलिए जो है 4a की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो a हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा के, हाँ जी, 12 का स्क्वायर प्लस के 5 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, ये मेरा जो है उसकी एक भुजा की लंबाई है। ये क्या है 144 प्लस 25, तो ये मतलब कि 169 यहाँ से जो है निकल जाएगा। 169 का अंडर रूट मतलब कि हमें जो है 13 जो है उसका निकल गया है। अब 13 आ चुका है। अब देखो हमें जो है निकालना है परिमाप। परिमाप का मतलब 13 की गुणा, हाँ जी, 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा उसका पैरामीटर। तो 13 चौका 52, हाँ जी, 13 चौका 52 कहाँ पे है, ऑप्शन 4 हमारा क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप जो है, जैसा कि मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में हर एक क्वेश्चन में आपको बताते जा रही हूँ, आपको उसको फॉलो करना है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर यहाँ पे दिया हुआ है 51, तो वह धन होगा। हाँ जी, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि क्या आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देखो जब 2 वर्ष का ध्यान रखना, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो, तब आप क्या करोगे, जो मैं बता रही हूँ वो आपको करना है। हाँ जी, क्या होता है, ये होता है अंतर, हाँ जी, D = PR/100 का क्या होता है होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको जो है ये तब की बात होती है जब यहाँ पे क्या हो 2 वर्ष हो, तब हम ये जो है हम उसका 2 वर्ष का अंतर हो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में, तब हम जो है इस फॉर्मूले से हम जो है P और R की, या फिर अगर दोनों P और R निकाल सकते हैं अगर हमारे पास ये गिवन है, और अगर हमारे पास मतलब कोई भी एक चीज़ अगर मिस करके, तो आप जो है दूसरी को फाइंड कर सकते हैं। समझ गए आप। अब देखो करना क्या है, यहाँ पर आपको 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं। D मेरा कितना है, अंतर उसने बोल दिया है 51 = P, हमें जो है फाइंड करना है। R जो है उसने बोला है 5% अपॉन 100, हाँ जी, इस पूरे का कर दो आप होल स्क्वायर। अब P आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। P 5 दूनी ये कट जाएगा 200, मतलब ये कट जाएगा 20 बार। अब देखो 20 × 20, 51 की गुणा करेंगे हम 20 में, गुणा 20 में, तो 51 की गुणा होगी हमारी 20 × 20 में, तो ये हो जाएगा हमारा जो है हमारा P निकल रहा है यहाँ से, तो ये हो जाएगा 4 4 5 20, हाँ जी, 204 और 20 हमारे पास है, तो ऑप्शन 4 हमारे यहाँ से जो है करेक्ट। फ्रेंड्स आप जो है क्वेश्चन को आप पहले तो समझो और ध्यान, हर एक क्वेश्चन में टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताते जा रही हूँ, जिससे कि आपको जो है कभी भी एग्जाम में इस तरह में दिक्कत ना हो। अब उम्मीद करूँगी यहाँ पे जो है आपको हर चीज़ जो है क्लियर होती चली जा रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है 9 cos A + 12 sin A, ये दिया हुआ है हमारे पास 15, तो कोट A का मान हमें बताना है। देखो हाँ जी, कोट A का मान हमें बताना है। देखो आप ये चाहे तो इसे बुक के मेथड से, जो कि जनरल तरीका होता है, आप उससे भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। देखो करना क्या है यहाँ पे आपको, देखो मैं आपको बताती हूँ 2 तरीके से मैं आपको बताती हूँ। पहले मेथड फर्स्ट देख लेते हैं, और मेथड सेकंड जो होगा हमारा ऑप्शन के थ्रू, जो कि बहुत आसान होगा, और मैं सजेस्ट यही करूँगी कि आप जो है इसको ऑप्शन के थ्रू ही करें। लेकिन अब मेथड फर्स्ट भी देख लीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, 9 cos A + 12 हमारे पास sin A ये दिया हुआ है। अब देखो इस 15 को, ये जो वाला 15 है ना, इसको आप इन दोनों के नीचे ले जाओ, ये हमारे पास हो जाएगा 9/15 cos A, हाँ जी, प्लस के 12/15 इंटू sin A। अब देखो यहाँ पे इधर क्या निकल गया, मेरा 1 निकल गया है। देखो 1 मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि मैं जानती हूँ कि cos स्क्वायर A + sin स्क्वायर A ये मेरे पास कितना होता है, ये मेरे पास 1 ही होता है, इसलिए मैं जो है मैंने 1 को निकाला है। अब देखो यहाँ पे हम, अगर मैं यहाँ पे देखो इसे कोस कर दूं, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, अगर मैं इसे कोस कर दूं और इसे साइन कर दूं, समझ गए आप, तो यहाँ पे जो है 1 हो जाएगा।
वन मेरा जो है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। यहाँ पे कोस स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे जो है साइन स्क्वायर हो जाएगा। मान लिया कि मैं जो है इसे मान रही हूँ कोस और इसे मान रही हूँ साइन, समझ गए आप। इतना मैंने कर लिया। अब करना क्या है, यहाँ पे आप देखो इसको सॉल्व करते हैं। कोस मैंने क्या माना है 9/15, कोस ए मेरा निकला है 9/15 और साइन ए मेरा निकला है हाँ जी कितना 12/15। अब देखो कि मैं 3/5 लिख सकती हूँ और इसे मैं जो है 4/5 लिख सकती हूँ, समझ गए आप। कोस ए और साइन ए आपको मिल चुका है। अब आपको क्या फाइंड करना है, कोट फाइंड करना है। ए आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, कोट ए इक्वल टू कोस ए अपॉन साइन ए होता है, हाँ जी। अब बस इसकी वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट करना है। तो आप जो है इस तरह से कोट ए की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। 3/5 डिवाइड बाई 4/5 मतलब यहाँ पे जो है 3/4 इसकी वैल्यू निकलेगी कोट ए की, जो कि ऑप्शन 1 में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये था मेथड फर्स्ट। अब मेथड सेकंड से देख लेते हैं, ठीक है। मेथड सेकंड मतलब ऑप्शन के थ्रू हम जो है करने वाले हैं। अब देखो हम मान लेते हैं कि जो है 3/4 है, हमें नहीं पता कि क्या आने वाला है। देखो हमें मानी है कि कोट ए की, तो हमने जो है मेथड फर्स्ट से निकाल लेते हैं, लेकिन अब हम जो है बिल्कुल ब्लैंक है। हम मान लेते हैं कि जो है कोट ए की वैल्यू है जो 3/4 है, ठीक है, मान ली। अब करना क्या है, कोट ए को हमने माना है 3/4, तो हमें जो है बनाना पड़ेगा एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब कोट क्या होता है, हाँ जी, तो टाइन होता है हमारे पास लंब बटे आधार, कोट होता है हमारा आधार बटे लंब, हाँ जी। आधार क्या है हमारा 3 और लंब कितना है हमारा 4। अब कर्ण हम यहाँ से निकाल सकते हैं 5, समझ गए आप। इसके अनुसार हमारे जो है ये निकल चुका है। अब हमें जो है कोस ए और साइन ए की वैल्यू को हम जो अगर मैं इसमें रख दूँ, यहाँ पे रख दूँ, तो मेरा जो है 15 आना चाहिए, मतलब कि राइट हैंड साइड में इक्वल हो जानी चाहिए, समझ गए आप। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, देखो ये था मेरा 4 3 5। अब रखते हैं वैल्यू को यहाँ पे, तो 9 कोस का मतलब क्या होता है, कोस आधार बटे कर्ण 3/15 प्लस 12 साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, साइन लंब कितना है यहाँ पे 4/5। अब देखो अगर मेरा 15 आ जाता है तो ये मेरा जो है जो मैंने माना है मान, जिसके अनुसार मैंने समकोण त्रिभुज बनाया है, तो मतलब ये जो है सही है। अब कर लेते हैं इसको सोल्व। 9 27, यहाँ पे जो है ये 15 नहीं है, ये 5 है, सॉरी, ये हमारा यहाँ पे जो है ये 5 है, तो ये हो जाएगा 27/5 प्लस 12 चौक 48/5। अब ये हो जाएगा हमारा 75/5। अब देखो यहाँ से जो है ये 15 ही निकल गया, तो मतलब कि ये जो मैंने माना है ये मेरा करेक्ट है। ऑप्शन 1 मेरा यहाँ से जो है करेक्ट आंसर है। देखो अगर आपको नहीं, ये तो जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो है पहला नंबर पे हमें मिल गया है। अगर नहीं होता है तो आप जो है दूसरे से सेटिस्फाई करके देख सकते हो। उम्मीद करूँगी यहाँ पे जो है आपको क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, नीचे दिए गए समीकरण में इतने के स्थान पर क्या आने वाला है। देखो इसको हमें करना है सॉल्व, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। क्या है यहाँ पे 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 9/2, ठीक है, इंटू 6 बार 7 18 और 2, ये हो जाएगा 20/3 इंटू 0.30। कर लेते हैं इसको सोल्व। ये जो है 2 0 नीचे जाएंगी, वो आपकी चॉइस है, मतलब 3/10 है, इसको लिख सकते हैं। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 से 2, मतलब कि यहाँ पे जो है आपका 9 निकलने वाला है। अब 9 कहाँ पे, ऑप्शन 2 में आपको दिखाई दे रहा है 9। ऑप्शन 2 हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी ये भी जो है आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। पिता तथा पुत्र की आयु की वर्तमान आयु क्या है ये हमें बतानी है। देखो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। पहला तो जो जनरल तरीका है उसके अनुसार, दूसरा क्या है ऑप्शन के थ्रू आप इसको कर सकते हो। आप देखो मेथड के अनुसार क्या है यहाँ पे, उसके लिए हम जो है शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से कर रहे हैं। 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो वर्तमान में हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। वर्तमान में क्या, पिता की आयु, ये पिता है फादर, ये फादर है, और ये क्या है, और ये क्या है सन है, हाँ जी। वो क्या कह रहा है 5 गुनी है फादर की, ये हम वर्तमान में है। अब देखो वो क्या कर रहा है 4 वर्ष पहले पहुंच जाओ, फादर में से भी जो है 4 को माइनस कर दो, सन में से भी जो है 4 को माइनस कर दो। अब क्या कह रहा है वो यहाँ पे, हाँ जी, फादर की, पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 7 गुनी अब करनी होगी। ये 7 गुना है, ठीक है, तो 7 की गुणा कर दो आप इसमें इक्वल करने के लिए। अब 2 इक्वेशन आपको मिल चुकी हैं, ये वाली और दूसरी ये वाली, इन दोनों को करना है आपको सॉल्व, और आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ पे जो है 4 है, तो हम यहाँ पे 5s लिख सकते हैं, जिससे कि मेरा जो है s मैं निकाल सकती हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा 5s माइनस के 4 इज़ इक्वल टू 7s माइनस के 7 चौक 28। हाँ जी, यहाँ से निकलता है 7s में से 5s माइनस करूँगी तो मेरा 2s बचेगा, और इधर से मेरा निकलेगा हाँ जी यहाँ से 24, तो s की मेरी निकल चुकी है यहाँ पे 12 निकल जाएगी, ठीक है। s 12 निकल चुका है। सेम वे हम इस s को मैं जो है f
की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकती हूँ। एफ़ की मेरी क्या निकलेगी 12 पंजे 60, हाँ जी 60 निकल चुके हैं, 12 और 60 हमारा निकल चुका है। चलो ये तो हमने जो है मेथड फर्स्ट के अनुसार कर लिया है। अब मेथड सेकंड जैसे मैं आपको बताया, मेथड सेकंड मतलब ऑप्शन के थ्रू हम इसको करने वाला है। हम मान लेते हैं देखो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप इससे भी देख सकते हो। पिता की आयु, यहाँ पे जो है इसमें से एक कंडीशन को सेटिस्फाई जरूर कर लेना चाहिए। पिता की आयु, पिता की क्या आयु है, फादर है, पुत्र की आयु की 5 गुनी है, ये क्या है, सन है। अब देखो हम मान लेते हैं जो कि हमने पिता की आयु 60 मानी है, ठीक है, और सन क्या है हमारा 12 है। अब इसकी जो है 5, ये जो है फादर 5 गुना होना चाहिए। अगर मैं 5 की गुना कर दूँ तो ये सन तो मतलब ये जो है 60 हो जाएगा। तो मतलब कि दोनों ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल हो चुकी हैं। तो मतलब कि पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पे आ जाएगा करेक्ट है। तो यही मैं आपको बता रही हूँ, आप जो है ऑप्शन के थ्रू करोगे तो ज़्यादा जो है आसानी से आप सोल्व कर पाओगे और जो है अपने टाइम को भी आप बचा सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी ये भी जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ऐसे किसी तहसील के रोजगार कार्यालय में 40% रोजगार इच्छुक स्नातक हैं, ठीक है, 20% परास्नातक हैं, शेष 6,000 जो है गैर स्नातक हैं। तो वहाँ कितने परास्नातक रोजगार के इच्छुक हैं, समझ गया। मतलब कि हमें जो है इसको बताना है कि ये कितने हैं। अब हम मान लेते हैं जो टोटल है वो कितने हैं, हमारे पास x है, ठीक है। स्नातक हमारे पास कितनी होंगी, x का 40% होगा, ये स्नातक है, और परास्नातक कितने होंगे, हमारे पास x का 20% होगा। अब वो क्या कह रहा है कि आप जो है शेष जो है 6,000 गैर स्नातक हैं, मतलब कि ये जो है शेष हैं। मतलब कि अगर मैं इस पूरे में से ये जो पूरे x है में से इन दोनों को, स्नातक को और परास्नातक को मैं माइनस कर दूं तो मेरा शेष निकल जाएगा जो कि 6,000 गैर स्नातक है। समझ गए आप, यही आपको करना है और आपको जो है x की वैल्यू को जो है फाइंड करना है। अब देखो x माइनस, मैं माइनस कर लेती हूँ x का कितना 40 और प्लस के ये प्लस हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं ना हम एक सबसे, तो x जो है कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 20, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100%। अब देखो क्या करना है, x माइनस एक्स का ये कितना हो जाएगा 60/100। जैसे कि अब देखो इसको करना है यहाँ पे, जैसे कि उसने बोला है वो कितना है 6,000 है, तो x में से हम जो है 60 100 मतलब कि अब जो इसको इस इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं 100 में से 60 को आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, x का 40% ये हो जाएगा 6,000 के इक्वल, ठीक है, जैसा कि उसने गिवन है, जैसा कि उसने दिया हुआ है। अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं आप इसको सोल्व। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू का फाइंड कर सकते हैं, हाँ जी, ये कितना हो जाएगा 15, 1 0 इधर से और 2 0 इधर जाके चली जाएंगी, तो 15,000 यहाँ पे जो है पूरे टोटल x निकल जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास 15,000 निकल चुके हैं, हमें निकालना है परा स्नातक। हाँ जी, परा स्नातक निकालने के लिए हमें चाहिए x का 20% निकालना था। ये मैंने 100 पहले इसलिए सॉल्व नहीं किया था, 20 को और 100 को इसलिए सॉल्व नहीं किया था कि मुझे जो है इसकी कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ने वाली थी, तो मैंने जो है इसको यहाँ पे इसलिए सॉल्व नहीं किया था। लेकिन अब 20/100 क्या होता है, x/5 होता है। तो x मेरा जो है निकल चुका है कितना 15,000, और ये परा स्नातक की वैल्यू है। तो परा स्नातक मतलब 5 से आपको डिवाइड करना होगा, 15,000 को आपको डिवाइड करना होगा 5 से, मतलब कि यहाँ पे जो आंसर आने वाला है 3,000, यहाँ पे जो आपको निकल जाएगा। परा स्नातक की जो संख्या है वो 3,000 है। हाँ जी, उम्मीद करूँगी ये जो आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, एक मंदिर में प्रत्येक हफ्ते औसतन 75 फूल चढ़ाए जाते हैं। हाँ जी, मंगलवार को छोड़कर शेष दिन 72 फूल चढ़ाए जाते हैं। तो मंगलवार को कितने फूल चढ़ाए जाते हैं। देखो आपको पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझो, बहुत आसानी से फिर जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। प्रत्येक हफ्ते जो है औसतन इतने 75 फूल चढ़ाए जा रहे हैं, तो 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो टोटल 7 दिनों में कितने फूल चढ़ाए जाएंगे, 7 गुना कर दो 75 में, ये हमारे, ठीक है, 7 दिन की बात कर रहे हैं। अब देखो क्या करें, मंगलवार को छोड़ दें, तो जब मैं मंगलवार को छोड़ दूंगी तो दिन कितने बचेंगे, हाँ जी 6 दिन बचेंगे पूरे हफ्ते में से, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, 6 दिन जो है 72 फूल चढ़ाए जा रहे हैं। तो हम जो है टोटल मतलब 6 दिन में से जब 6 दिन का हम निकाल लेते हैं, एक दिन 72 चढ़ रहा है तो 6 दिन में कितने चढ़ेंगे, ये टोटल हैं, ये पूरे 7 दिन के हैं, ये पूरे 6 दिन के हैं मंगलवार को छोड़कर। मंगलवार की आप जो है बता सकते हो कि कितने फूल चढ़े हैं, इसमें से आप टोटल में से आप इसको माइनस करते हो, मंगलवार का आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर करना क्या है आपको, हाँ जी 75 गुना 7 माइनस 72 गुना 6, हाँ जी, बस इसको करना है यहाँ पे आपको सॉल्व। यहाँ पे ये हो जाएगा 525 माइनस, हाँ जी 432। अब इसको माइनस करने के बाद ये वैल्यू आएगी 93 यहाँ पे आपको निकल चुका है। तो ऑप्शन 4 में आपको दिखाई दे रहा होगा 93 हमारा जो है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी ये जो आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, नीचे दिए गए समीकरण में क्वेश्चन मार्क, हाँ जी ये हमें फाइंड करना है क्या आने वाला है स्थान। अब देखो 7 का 65%, 3 का 35% और 55 का हमें क्वेश्चन मार्क परसेंट दिया हुआ है। तो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। 7 का 65/100
50% प्लस 3 का 35%, ये हम इसको लिख लेते हैं ऐसे, इज इक्वल टू 56, मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क हमारे जो है x है उसका अपॉन 100। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप जो है 100 जो है आपका कट जाएगा इधर साइड से, क्योंकि आप ठीक है, अब 7 की गुणा 65 में करोगे और 3 की गुणा 35 में करोगे तो आपको जो है यहाँ पे निकलने वाला है 455 प्लस, और इधर से 5 या 15 और 1, हाँ जी, तो ये हो जाएगा 110 इज इक्वल टू 56x। तो x की वैल्यू का आप फाइंड कर सकते हो, इसे आप जोड़ दीजिए और 56 से डिवाइड कर दीजिए। अब कितना हो जाएगा 455 प्लस 105, ये हो जाएगा 560 डिवाइडेड बाय कितना 56 इज इक्वल टू, ये हमारा x है, तो 56 से ये कितने बार कट जाएगा 10 बार। ऑप्शन 2 है हमारा यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी ये भी जो आपको क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स कैसा लगा है वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।